हेलो एवरीवन। नाउ हम 7.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 9th की। ओके, तो इसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अपन को देखने हैं। वो चीज़ क्या बोलती है? फर्स्ट ये क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट, उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस सिंपल सी बात क्या है, जो जो आउटकम हो सकते हैं। जैसे अपन ने सिक्का उछाला, कॉइन उछाला है, तो हेड टेल ये दो आउटकम उसके सैंपल स्पेस होते हैं। और सैंपल स्पेस लिखने का तरीका क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, हेड कॉमा टेल ऐसे लिखा और कर्ली ब्रैकेट बंद, ये सैंपल स्पेस लिखने का तरीका है। डाइस फेंकी है तो डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये और 6 भी लिखेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम अपन लिखते हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम। एक्सपेरिमेंट में भले ही अपन थ्योरेटिकल कर रहे हैं, देखो दो टाइप की प्रोबेबिलिटी इसमें दिखाई है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दिखाई है, एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। जनरली हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। जो भी प्रोबेबिलिटी अपन बोलते हैं, सिक्का उछाला तो 1/2 आना हेड, टेल का 1/2, ये सब क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम सही में उसको एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं और उसके आउटकम देख रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो 9th क्लास में इस बार एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को भी ऐड किया है। तो इसके डेटा जो होते हैं उसी के हिसाब से अपन को आंसर देना है, सिंपल है ये वाला। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अपन देख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में नीचे की साइड क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, आपने कितने ट्रायल्स किए हैं। और ऊपर क्या लिखेंगे, आपका जो नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर, जो भी इवेंट आप चाहते हो वो कितनी बार अकर हुआ है, वो चीज ऊपर लिखनी है। और नीचे की साइड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखना। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वाले के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स टोटल एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखते हैं। तो ये वाला यही हो गया सैंपल स्पेस में नंबर। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को एक और वर्ड नाम दे रहे हैं, ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। याद रखेंगे ये चीज, बिल्कुल ध्यान रहनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एंड रिलेटिव फ्रिक्वेंसी वन एंड द सेम टर्म्स है। इन दोनों में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही डिफाइन की जा रही है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब भी है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी याद रखेंगे। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। क्योंकि हम सही में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सही में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल डेटा के हिसाब से बताता है कि आउटकम कितनी चांसेस है होने की, रादर देन थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली आउटकम। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल डेटा के हिसाब से आंसर्स देने के लिए हमें प्रेरणा देती है। इट इज स्पेशली यूजफुल इन स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा एनालाइज जो अपन कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा लेते हैं और उसके हिसाब से वो आंसर्स देते हैं। तो डेटा एनालिसिस एंड स्टेटिस्टिक्स भी क्या करता है, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट के बेस पे बहुत सारे आउटकम्स को लेता है और उसके हिसाब से आंसर्स देता है। तो स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा एनालाइज में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का बहुत, या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा रोल है, राइट। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रायल, नॉट ऑन द एजम्पशन। तो एजम्पशन में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, तो एजम्पशन बेस्ड नहीं है। ठीक है, जैसे सिक्का उछाला 10 बार उछाला तो हो सकता है हेड 6 बार आ जाए, टेल 4 बार ही आए, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो गई। बल्कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में सबके आउटकम क्या रहते हैं, इक्वली लाइकली रहते हैं, राइट। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पेज। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ये अपन ने देख ही लिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो हो सकता है, जैसे सिक्का एक बार उछा, तो एक बार उछाला तो हेड एक बार आया, टेल आया ही नहीं, तो हेड आने की चांस तो अपनी 1 हो गई और टेल आने की 0 हो गई। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलता है दोनों की चांसेस क्या है, हाफ हाफ। तो यहाँ पे लूप होल हो गया, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो जितने ट्रायल्स अपन बढ़ाते जाएंगे, जैसे अपन ने 3 ट्रायल या 4 ट्रायल कर लिए, 4 ट्रायल में हो सकता है हेड 3 बार आ गया, टेल एक बार आया, तो एक की प्रोबेबिलिटी 3/4, एक की 1/4, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, हाफ हाफ होनी चाहिए। तो अपन ने एक्सपेरिमेंट बढ़ाते बढ़ाते 100 बार एक्सपेरिमेंट किया, तो हो सकता है 52 बार हेड आया, 48 बार टेल आया, तो 52/100 उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड की आने की 48/100 टेल की हो गई। तो दैट मीन्स थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास में अगर पहुंचना है आपको, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की चांसेस जितनी बार करोगे आप वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते जाओगे,
एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के पास में पहुंचती जाएगी। तो इसको एक नाम दिया है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, मतलब जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे लॉ ऑफ लार्ज नंबर। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी स्टडीज द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट, कितनी बार एक इवेंट होगा हैपनिंग बेस्ड ऑन ऑल द पॉसिबल आउटकम बीइंग इक्वली लाइकली। इट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू हैपन इन द आइडल परफेक्ट फेयर सिचुएशन। In this scenario, no experimental or data is required. Theoretical probability is denoted by P. अच्छा, theoretical probability को ही हम P लिखते हैं या P event लिखेंगे या P outcome लिखेंगे। theoretical probability को P type से denote करते हैं। experimental probability में आपको experimental probability या relative frequency लिखना पड़ेगा, right? यहाँ तक clear है? नेक्स्ट थिंग, इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक सिंपल सी प्रोबेबिलिटी का। तो सपोज यू रोल अ डाई 50 टाइम्स कर रहे हैं और जो 4 आ रहा है वो 8 टाइम्स आ रहा है। तो 4 आने की भी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कितनी बार आया 8 बार, तो 8 ऊपर लिख देंगे। और कितनी बार टोटल ट्रायल किया 50 बार, तो 50 नीचे रख देंगे। 8/50 को डिवाइड करते हैं 0.16 आता है। इसको परसेंटेज में अपन कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 100 किया तो 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 16% हो गया। वी आल्सो राइट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को अपन रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं और वो के वही आउटकम्स हो गए ये तीनों। 8/50, 0.16 या 16%, ये तीनों से ही डिनोट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल या रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का एक्सपेरिमेंट से ही रिलेशन होता है। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला। इफ़ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6 डाइस, तो इसके आउटकम क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और हर के आउटकम क्या होते हैं इक्वली लाइकली। 1 आने की चांस भी 1/6, 2 आने की चांस भी 1/6, 3 आने की भी 1/6। ठीक है, सबके आउटकम सेम रहते हैं। तो ये बोल रहा है 4 कितनी बार आ सकता है, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक्चुअल में। ठीक है, मतलब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता रहा है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1, 1 मतलब 4 एक बार ही आ सकता है। तो ओनली द नंबर 4 कितनी बार आ सकता है एक बार, और टोटल आउटकम कितने 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो वो 6 है। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपना 4 ही है, वो कितना है एक बार ही आ सकता है, तो 1/6 इसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको अपन कैपिटल पी से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना कि हमें क्या चाहिए, वो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, रूलिंग। ठीक है, 4 लाने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1/6 इसको डिवाइड करके आंसर 0.16, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 पॉइंट आगे खिसक जाते हैं, तो इसको अपन 16.7% भी लिख सकते हैं। बट जनरली इसको या तो आप इस टाइप से या फिर इसको 0.16 इस टाइप से लिखना मोर बेटर रहता है। कभी कभी स्कूल में डेसिमल तक आंसर पहुंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके 3 डेसिमल तक कन्वर्ट करके 2 डेसिमल तक उसको राउंड ऑफ करना बेटर रहता है। ठीक है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो हम सोच के करते हैं कि इसके होने के चांसेस, और उसके लिए अपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी रिलाइज ऑन एजम्पशन। क्या एजम्पशन रखता है कि सारे आउटकम क्या है इक्वली लाइकली, जैसे हेड टेल आने की, डाइस फेंकी तो 1 से 6 तक नंबर आने की, सबकी चांसेस क्या है इक्वली लाइकली, इसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इक्वली आउटकम के हिसाब से बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गए। अब इसका एक और एग्जांपल है, अ लेटर इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में कितने अक्षर है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं 11। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो रहे हैं 11, टोटल आउटकम कितने हो रहे हैं 11, जो नीचे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में उसको कहाँ लिखा जाता है नीचे। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, पिकिंग अप द लेटर बी, तो बी कितनी बार आ रहा है, देखो बी एक बार और दो बार, दो बार आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी, आउटकम फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी पिकिंग लेटर कितना हो गया 2/11। ठीक है, 2/11। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बताओ सैंपल स्पेस बताओ, तो सैंपल स्पेस अगर अपन को बताना है इसका, तो सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा टोटल आउटकम अलग अलग वर्ड्स, तो PROBABIL, ठीक है, कंटिन्यू ITY। ठीक है, ये सारे अपन सैंपल स्पेस में लिख देते हैं, और इसको अपन एस से भी डिनोट करते हैं।
इसमें अगर अपन एन एस बोलेंगे कि कितने हैं, तो वो कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उसको 11 लिखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इस टाइप से लिखा जाता है, राइट। एक्चुअली द कॉइन डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ वॉट हैपन्स बिफोर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, ये क्वेश्चन तो हो गया एग्जाम्पल 4। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली द कॉइन डज नॉट, जैसे अपन ने कॉइन उछाला 10 बार उछाला, तो हो सकता है 8 टाइम हेड आ गया, हेड टेल हेड हेड हेड, बार बार आ रहा है, तो हेड अपने 8 टाइम्स आ गया और टेल अपने सिर्फ 2 टाइम से आया 10 बार में। तो अपन को लगता है हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हमें क्या कर रहा है, ये हमें मिसलीड कर रहा है। जैसे हो सकता है हमने सिक्का उछाला 10 बार उछाला और बाय चांस 10 टाइम्स ही हेड आ गया, चांसेस कम है बट बाय चांस आ गया, तो हमें एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से हमें मिसअंडरस्टूड हो जाएगा कि हेड आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट ये पीपल को ट्रिक करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट रेंडमनेस की कोई मेमोरी होती नहीं, मतलब सिक्का आपने 10 बार उछालिया, बाय चांस 10 बार की जगह 8 बार भी हेड आ गया, तो आप 11th बार जब आप उछालोगे तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही रहेगी। ध्यान रखना, उसकी सिक्के की कोई मेमोरी नहीं होती कि भैया मैंने तो 8 बार हेड ला चुका हूं मैं, तो अब नहीं आना चाहिए, अब मतलब हेड आने की चांसेस ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं। उसको पुरानी मेमोरी नहीं रहती, मतलब अपन को थ्योरेटिकल आउटकम के हिसाब से ही आंसर देना होता है इस टाइप से कि अब क्या कितनी बार आने की चांसेस है, हमेशा ध्यान रखोगे। तो इसको बोलते हैं गैम्बलर्स फैलेसी। क्या मतलब है, एक्चुअली द कॉइन डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट हैपनिंग बिफोर, कि पहले क्या हुआ है उसके पास कोई रिकॉर्ड, उसके पास याददाश्त नहीं है। एवरी टाइम यू फ्लिप द चांस ऑफ हेड एंड टेल से एग्जैक्टली द सेम रहती है, लाइक स्टार्टिंग अफ्रेश। जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया हो, भले ही 100 बार कर रहे हो, उसमें हर बार मतलब जैसे 10 बार करने के बाद 11वीं बार भी कर रहे हो, 11 टाइम भी कर रहे हो, तो भी आपको उसको ऐसे ही रहेगा कि अफ्रेश कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो। द कॉइन हैज़ नो मेमोरी, सो पास्ट फ्लिप में कितनी बार हेड आया टेल आया उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये सब कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग करता है क्रिएट, तो उसको गैम्बलर्स फैलेसी बोलते हैं। तो गैम्बलर्स फैलेसी जो है, ट्रिक पीपल इनटू बिलीविंग देयर इज अ पैटर्न है कि हेड आने की चांसेस ज़्यादा है, टेल की कम है, टेल की ज़्यादा है, हेड की कम है, ऐसे ट्रिक करता है। बल्कि फैक्ट क्या कहता है कि रैंडमनेस जो भी होता है उसकी कोई मेमोरी नहीं होती। रैंडमनेस मतलब कोई कोई भी आउटकम हो रहा है वो रैंडम ही होता है, तो उसकी कोई भी मेमोरी नहीं होती है, राइट। इसके बाद अपन एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। इसका ब्रीफ मैंने दे दिया है, अब 7.2 एक्सरसाइज जस्ट नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, उसमें आ जाएगा, राइट।